कक्षा 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे समाजशास्त्र का पेपर बहुत ही सरल परिभाषा में, और वो भी 2026 का पेपर समाजशास्त्र का। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक डालना है, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, और आपका पेपर पूर्णांक 100 नंबर का होगा। यहाँ पर आपको पृष्ठों की संख्या दी जाएगी। समय आपका रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। तो आइए इसके नोट्स पढ़ लेते हैं, फिर पेपर को शुरू करते हैं। इसके निर्देशांक पढ़ते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके प्रमुख अंकित हैं, यानी कि आपको सभी प्रश्न हल करने हैं, और सभी प्रश्न के सामने आपके प्रश्न के नंबर दिए हैं। दूसरा पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी, प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय, जिनकी शब्द सीमा 50 शब्द है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में देना है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं पेपर की ओर। तो पहले हम हल करेंगे बहुविकल्पीय। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुविकल्पीय आपके 10 आएंगे हर पेपर में, तो आपको अपने पेपर के अनुसार बहुत ही अच्छे इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय याद कर लेने हैं हर पेपर का, चाहे वो आपका समाजशास्त्र का हो, चाहे सिविक्स का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। और आपके सभी पेपरों की तैयारी हमारे इस चैनल पर निःशुल्क बिल्कुल फ्री कराई जा रही है, तो आप हमारे चैनल पर भी सभी पेपरों की तैयारी कर सकते हैं फ्री में। तो आइए लगाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, उपनिवेशवाद किससे संबंधित है? तो आइए इसके उत्तर देखते हैं। पूंजीवाद से, राष्ट्रवाद से, निरंकुशवाद से, और नाजीवाद से। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवाद से। पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न, निम्न में से किसने सती प्रथा का अंत किया था? तो ये लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा, लेकिन आइए इसे सॉल्व करवा देते हैं। ए राजा राम मोहन राय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी वीरेंग लिगंब, और चौथा है आपका डी रामकृष्ण परमहंस। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा का अंत किया था। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और जैसा कि पेपर में लिखा था कि सभी प्रश्नों के नंबर उनके सामने लिखे हैं, जैसे कि एक नंबर, तो सभी प्रश्नों के नंबर उनके पेपरों के सामने आपको लिखे मिलेंगे। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से 73वां संविधान किससे संबंधित है? आपका पहला है नगर पालिका, दूसरा है ग्राम पंचायत, तीसरा है विधानसभा, और चौथा है तीसरा है विधान परिषद, और चौथा है विधानसभा। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में संविधान के 73वें संविधान में संशोधन किया गया है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। सामुदायिक पहचान का संबंध निम्न में से किस पर आधारित होता है? तो इसके पढ़ते हैं, जन्म पर, अपनेपन पर, योग्यता पर, और परिवार पर। तो समुदाय की पहचान उसके जन्म पर ही आधारित होती है। ये आपने पढ़ा होगा कि व्यक्ति जिस जात पे जन्म लेता है उसी का सदस्य बन जाता है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्वावलोकन, विचार या व्यवहार होता है। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह,
और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वाग्रह। अपने से दूसरे समुदाय के लोगों में विचार करना पूर्वाग्रह कहलाता है। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। जाति को राजनीतिक का सच किसने कहा है? तो इसके ऑप्शन सुन लीजिए। जयप्रकाश नारायण ने, राम मोहन लोहिया ने, महात्मा गांधी ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक का सच कथन कहा है। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है? तो आइए देखते हैं। संस्कृतिकरण ये विशेषता है। जन्म से आधारित निर्धारण ये अभी आपको बताया, जन्म से आधारित निर्धारण ये भी विशेषता है। व्यवसाय में भिन्नता ये भी विशेषता है। और समान भाषा ये इनकी विशेषता नहीं है, क्योंकि सबकी भाषा अलग अलग होती है। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? ये तो मैक्सिमम हर बच्चे को मालूम ही होना चाहिए। तो इसे हल करवाते हैं। सोरोकिन ने, माल्थस ने, टानिज ने और वेबर ने। और देखते हैं कि इसका आंसर कौन बच्चा सही देता है कमेंट में। ये सभी बच्चों को आंसर आना ही चाहिए, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। बढ़ते हैं 90 प्रश्न की ओर और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण है। अभी 4 प्रश्न आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट है। विकसित कृषि, विकसित उद्योग, विकसित व्यापार, रोजगार पद शिक्षा का अभाव। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रोजगार शिक्षा का अभाव, क्योंकि अगर शिक्षा का अभाव है तभी हम कहीं ना कहीं निर्धन हैं। तो बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय निगम है? यानी कि इन चारों में से कौन सा राष्ट्रीय निगम है? तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। कोल कोला, कोलैंड, जनरल मोटर्स या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो अब बढ़ते हैं अपने अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर और इन्हें जल्दी जल्दी हल करते हैं बहुत ही सरल परिभाषा में। तो आपका पहला प्रश्न है उपनिवेशवाद के कारण, यानी कि आपका 11वां प्रश्न है उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं 2 परिवर्तनों को बताइए। यानी कि जब उपनिवेशवाद हुआ तो भारतीय समाज में कोई 2 परिवर्तन बताइए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उपनिवेशवाद के फलस्वरूप संचार और परिवहन के साधनों के विकास तथा प्रशासनिक एकरूपता के कारण एकीकरण और राष्ट्रवाद की भावना के विकास को बढ़ावा मिला। दूसरा, से पश्चात शिक्षा एवं चिंतन का प्रचार प्रसार हुआ। इसके आधार पर परंपरागत रूढ़ियों, धार्मिक एवं जातीय कुरीतियों में सुधार के प्रयास आरंभ हुए। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। संविधान से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न लगभग हर बच्चे को आना चाहिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। आइए इसका उत्तर देखते हैं। न्याय का सार निष्पक्षता है। कानून की कोई भी प्रणाली अधिकारों के संतरण के माध्यम से ही कार्यरत होती है। ऐसे प्रमुख मानदंड जिनसे नियम और अधिकारी संचालित होते हैं संविधान कहलाता है। यानी कि ये आपको 1000% है हमारा 1000% की ये प्रश्न आपका आ सकता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये हर साल हमने पेपर में देखा है यूपी बोर्ड के कि संविधान से आप क्या समझते हैं। बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न की ओर और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के
प्रभाव की विवेचना कीजिए। पहले तो आप ये सुन लीजिए कि 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड में, और 7 में से मैक्सिमम 4 सेट में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। 1,00,000%, पूरा 1,00,000% ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हरित क्रांति हमेशा आया है, हमेशा। हम यही कह रहे हैं कि 4 में से, हमेशा 7 में से 4 सेट में ये प्रश्न जरूर ही पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कृपया आप इसे नोट डाउन करके बहुत ही अच्छे से इसका रिवीजन मान लीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। हरित क्रांति के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। देश के खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न गहनता में वृद्धि के फलस्वरूप भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार तकनीकी के प्रयोग से कृषि का स्तंभ बढ़ा तथा कम समय में श्रम में अधिक उत्पादन प्रारंभ हुआ। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। जनसांख्यिकी क्या है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप एक बार नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए पेपर बनाते हैं आपके मॉडल से, और जो पुराने पेपर आए हुए हैं उनसे सब आपका पेपर बनाते हैं, तो बहुत ही एनालाइज करके आपका पेपर बनाया जाता है। ऐसे हवाई में और सिर्फ व्यूज़ जोड़ने के लिए हम लोग पेपर नहीं बनाते हैं। तो आइए आपका आंसर चेक करते हैं। जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। हिंदी में इसे जनांकिकी भी कहा जाता है। इसका अंग्रेजी पर्याय है डेमोग्राफी, जो ये लिखा है आपका डेमोग्राफी। यूनानी भाषा के 2 शब्दों डेमोस यानी जन यानी लोग और ग्राफिन यानी कि ग्राफीन यानी वर्ण से मिलकर बना है, जिनका तात्पर्य है लोगों का वर्णन। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। मातृवंशी परिवार से आप क्या समझते हैं? तो जो आपने इसमें हेडिंग लिखी है वो भी बढ़िया है, एक बार आपको मैं बता देता हूँ। ऐसे परिवार जहाँ पर माता की मान्यता ज़्यादा होती है, यहाँ पर माता को ही सब कुछ माना जाता है, वहाँ पर मातृवंशी परिवार पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए, जहाँ पर माता की प्रधानता होती है वहाँ पर मातृवंशी परिवार पाए जाते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। ऐसे परिवार जिसमें माता परिवार का प्रमुख होता है। देखिए वही बात आ गई, ऐसे परिवार जिसमें माता परिवार की प्रमुख होती है मातृवंशी परिवार कहलाते हैं। जनजातियों में भी ऐसे परिवार पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न की ओर। आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। तो आइए आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताते हैं। आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इनमें नगरीकरण में वृद्धि, असमानता, स्वतंत्रता तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। नंबर 2, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की आत्मा है। इससे भिन्न प्रकार के ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। नंबर 3 देखते हैं, इससे आर्थिक तथा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती है। तो आइए आपका 17वां प्रश्न पढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो अब इसका 17वें का उत्तर देखेंगे बहुत ही आसान परिभाषा में। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। सामाजिक परिवर्तन एक सामान्य अवधारणा है जिसका प्रयोग किसी भी परिवर्तन के लिए किया जा सकता है जो अन्य अवधारणा द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता, जैसे आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन। तो आइए अब आपका 18वां प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण नगरीय शहर क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आइए इसका उत्तर देखते हैं। जी एस हैवरिन के अनुसार
ग्रामीण, नगरीय, शहर व अंतर्वर्ती क्षेत्र है जो सुस्पष्ट नगरीय भूमि उपयोगों और कृषि में लगे क्षेत्र के बीच फैला रहा है। भारतीय समाज के संदर्भ में आज ग्रामीण, नगरीय, शहर की अवधारणाएं पूर्णतः लागू होती हैं। आज ग्रामीण समुदाय की विशेषता नगरीय समुदाय में तथा ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं ग्रामीण समुदाय में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। आइए अब 19वां प्रश्न देखते हैं। उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए किन्हीं 3 संघों के नाम बताइए। तो आइए देखते हैं उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए किन्हीं 3 संघों के नाम। पहला आपको ये लिखना है, उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए किन्हीं 3 संघों के नाम निम्नवत हैं। पहला, भारतीय उद्योग परिषद CII। दूसरा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FILCI। तीसरा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ASSOCHAM। आइए आपका 20वां प्रश्न देखते हैं। वर्ग से आप क्या समझते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आने की 100% उम्मीद। ऐसे प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। वर्ग अर्जित प्रतिष्ठित पर आधारित होता है। वर्ग का मुख्य आधार आर्थिक है। व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा, ज्ञान आदि के द्वारा वर्ग में अपनी स्थिति को उच्च कर सकता है। वर्ग को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। तो अब हमारे आ गए हैं बहुविकल्प लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 6 नंबर के हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो आइए आप इन्हें हल करते हैं और फिर इनके बाद आएंगे आपके यहाँ पे आपके 5-6 प्रश्न हैं, उनके बाद फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, तो आइए इन्हें देखते हैं और आपको बताते हैं। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। बहुत दिन में रिसर्च करके तब जाके इन्हें यहाँ पे लगाया गया है। तो 21वां प्रश्न है, किन अर्थों में नगरीय उच्च जातियों के लिए जाति अपेक्षाकृत अदृश्य हो गई हैं? 22वां प्रश्न है आपका, माल्थस का यह विश्वास क्यों था कि अकाल और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती हैं, अपरिहार्य है? आपका 23वां प्रश्न है, देखते हैं, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकार बताइए। ठीक है, अब देखते हैं 24वां प्रश्न, राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन कब हुआ, यानी कब किया गया? इस समिति के विचाराधीन क्षेत्र कौन से थे? देखते हैं 25वां प्रश्न, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 25वां प्रश्न, जनगणना में विकलांग लोगों के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण 2011 का वर्णन कीजिए। 26वां प्रश्न देखते हैं, भूमंडलीकरण का भारतीयों पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये हमने आपको बता दिए हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसे देखते हैं। 27वां प्रश्न है, स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अर्थ है? एक गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात में क्या निहितार्थ हैं? क्या आप यह महसूस करते हैं कि माता पिता आज भी बेटियों के बजाय बेटों को अधिक पसंद करते हैं? आपकी इस राय में सम्मत के क्या क्या कारण हो सकते हैं? अथवा में है,
तो चलिए देखते हैं अब आपका अगला प्रश्न, जो कि अथवा में है। भारत में पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो बढ़ती हैं अब आगे 28वां प्रश्न, फिर उसके बाद 29वां देखेंगे। 28वां प्रश्न देखते हैं। भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। ये आपका 8 नंबर का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद अथवा में देखते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। ठीक है, अब देखते हैं 29वां प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न हर साल आता है, इसीलिए हमने आपको छापा है। भूमंडलीकरण के कारण संस्कृति भी बाजार का एक हिस्सा बन जाती है। उदाहरण सही समझाइए। उदाहरण सही समझाइए, यानी कि इसका उदाहरण भी देना है। अथवा में है, भारतीय समाज और संचारित हमें संरचना हमें एक सामाजिक मानचित्र प्रदान करती है, व्याख्या कीजिए। तो ये आपका टोटल पेपर है 100 नंबर का। अब आपको दिखा दें, तो आपका टोटल पूर्णांक है 100 नंबर का। हमने आपको पूरा पेपर हल करवा दिया है। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सबके पेपर अगले वीडियो में ला देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पेपर बहुत ही रिसर्च से बनाया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।